एलओसी पर चिंगारी, हिसाब सबका बारी बारी। मुनीर और शहबाज दोनों सबसे बड़े दागाबाज। पीएलए ने रुलाया, भारत करेगा पूरा सफाया। बॉर्डर पर बम बारूद, मिटेगा पाक का वजूद। ऑपरेशन नहीं, अब रणभीषण। जी, ऑपरेशन नहीं, अब रणभीषण होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के दोहरे मंसूबों को नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में जहां पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, वहीं बारामूला के जाबाजपोरा में सड़क किनारे लगाई गई एक आईईडी को वक्त रहते बरामद कर सुरक्षा बलों ने उसे निष्क्रिय कर आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। पूरे उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर चौकसी बढ़ा दी गई है। नौगाम सेक्टर के टीएमजी टूटमार गली इलाके में दोपहर के वक्त अचानक सीमा पर पीओके से भारतीय अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू की गई। भारतीय जवानों ने शुरुआत में संयम बरता जरूर, लेकिन जब गोलीबारी की इंटेंसिटी बढ़ने लगी तो भारतीय बंदूकों ने भी गर्जना शुरू कर दिया। भारतीय सेना की प्रभावी जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी बंदूकें पूरी तरह से खामोश हो गई। एक्सपर्ट्स इस पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। पाकिस्तान ने नौगांव सेक्टर में बिना किसी उकसावे के हमारी अग्रिम चौकियों पर फायर करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन उस समय करता है जब कहीं ना कहीं वो कोई अपनी घुसपैठ की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके कई और कारण हो सकते हैं जो कि मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन चौकियों पर उन्होंने इस प्रकार की गोलाबारी करी, वो चौकियां वो हैं जो कि उनका एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां से वो अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। उस रूट को वो एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान काफी समय से इस बात से परेशान है कि जम्मू कश्मीर में हमारे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की एक बहुत प्रभावकारी होने की वजह से कोई इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो पा रहा, पहली बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में खास करके घाटी में काफी समय से लगभग पूर्ण शांति है और पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी घटना को वहां अंजाम देने में सफल नहीं हो पा रहा था। ये उनको खींच थी इसकी वजह से। गोलियों की आड़ में टेररिस्ट को इंडिया का बॉर्डर पार कराना पाकिस्तान का पुराना खेल है। साल में 200 से 300 बार किया करते हैं ये। इंडिया इन झड़पों को नज़रअंदाज कर देती है। इस बार सुंदरबनी के अंदर 3 से 4 टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ने उन्हें अपनी गोलियों की दम से वापस भेज दिया और इसी के रिटेलिएशन में 2 जगह सीज फायर वायलेशन हुआ है, कुपवाड़ा और राजौरी। और इन सीज फायर वायलेशंस में ना जान मान प्राण किसी की भी हानि नहीं हुई। इंडिया को, पाकिस्तान को शायद थोड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि उनके पास तो चलाने के लिए गोली में बम है कि नहीं, आज है शायद कल ना हो। तो ये वाली कंडीशन तो उनकी है। ऑपरेशन सिंदूर होगा नहीं होगा इसका मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये ज़रूर मानती हूँ कि इंडिया इतने छोटे दिल का नहीं है कि इनके जो मच्छरों के भिनभिनाने पे हम अपने हाथ हिला हिला के हिजड़ों की तरह तालियां बजाने लगे। तो आपने अनुज माथुर साहब को सुन लिया, श्रुति झा जी को सुन लिया। आज का सवाल भी सुनना जरूरी है आपके लिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। देश के सवाल का सवाल नंबर 1, पाकिस्तान ने अचानक सीजफायर क्यों तोड़ दिया, वजह क्या थी? सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए फायरिंग शुरू हुई है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा पैनल से करेंगे, क्या अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का वक्त आ गया है? क्या एक बड़ा हमला होना चाहिए पाकिस्तान पर? सवाल नंबर 4, टीटीपी बीएलए से परेशान पाक ने सीजफायर क्यों तोड़ा? दो तरफ से तो परेशान ही थे, अब भारत पर हमला करने का जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजी हो रही है, उसका मतलब क्या है? सवाल नंबर 5, क्या पाक को फाइनल सबक सिखाने का वक्त करीब है? क्या वक्त आ गया कि फुल ऑन अब वॉर होना चाहिए? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने का सही वक्त यही है? ये सब कुछ आपको बताएंगे।
लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है एलओसी कहां पड़ता है, एलएसी क्या है, पाकिस्तान ने कहां से फायरिंग की और भारतीय चौकियां कहां कहां पर हैं। ये जब तक आप नहीं समझेंगे आपको पूरा कार्यक्रम समझ में नहीं आएगा। शो समझने के लिए मैप समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए डिटेल मैप लेकर आया हूं आज आपके लिए देश का सवाल में, ताकि आप समझ सके वो तमाम टैक्टिकल लोकेशंस कि कहां पर क्या हो रहा है। देखिए ये मैप आपके लिए लेकर आए हैं हम, इसमें सब कुछ बहुत क्लीन दिखाई दे रहा है। ऊपर अफगानिस्तान दिख रहा है, ये पाकिस्तान का इलाका है, ये भारतीय टेरिटरी है, ये जम्मू कश्मीर है, करगिल है, एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, अक्साई चीन का इलाका, वो इलाका जो चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है। इसके अलावा ये करगिल है जहां पर जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, और ये एलओसी का इलाका है। देखिए ये पूरा जो डॉटेड आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये पूरा एलओसी का इलाका है। यहां से लेकर ऊपर तक जो डॉटेड बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये एलओसी है। और इसी इलाके में सीज फायर का उल्लंघन अक्सर पाकिस्तान करता है, क्योंकि ये तमाम इलाके पीओके से सटे हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहीं से फायरिंग होती है। और यहां पर अग्रिम चौकियां भारत की, इस तरफ इंडियन आर्मी की अग्रिम चौकियां लगी हुई हैं। हम यहां से पाकिस्तान को जवाब देते हैं और पाकिस्तान की चौकियां भी यहां बिल्कुल करीब है, और यहीं पर सीज फायर का उल्लंघन हर बार होता है और इन्हीं चौकियों से हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक तरफ हमारे पास देखिए, एक तरफ हम चीन से मुकाबला कर रहे हैं, जिसे हम टू फ्रंट वॉर कहते हैं। एक तरफ चीन से हम मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ पाकिस्तान है। ईस्टर्न पार्ट में चीन है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो पूरा पाकिस्तान है। तो हम दो तरफ से टू फ्रंट वॉर में मुफ्तला है, शामिल है, और इसीलिए सेना के लिए बहुत चुनौती बन जाती है। और ये इलाका देखिए, एलओसी का जो आप इलाका देख रहे हैं, यहीं पर फायरिंग हो रही है, जो लगातार हम सांबा हो, चाहे उरी सेक्टर हो, चाहे कुपवाड़ा हो, इन तमाम इलाकों में यहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। और यहीं पर अग्रिम चौकियां भारत की हैं, जहां पर लगातार हम फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। अगले मैप पर आते हैं। कश्मीर का वो इलाका आपको दिखाने जा रहा हूं मैप में कि जहां जहां पर सीज फायर सबसे ज्यादा होते हैं, और वो इलाके आपके लिए समझने बहुत जरूरी है। देखिए ये जो नीचे का इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका देखिए, पुंछ वहां पर दिखाई दे रहा है आपको, पुंछ, राजौरी, नौशेरा सेक्टर, सांबा सेक्टर, कठुआ सेक्टर, हीरानगर नीचे आपको दिख रहा है, रामगढ़, आरएसपुरा, ये वो इलाके हैं जहां पर, ये मैं आपको जम्मू के इलाके के बता रहा हूं, जम्मू के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी सेना हम पर हमला कर सीजफायर का उल्लंघन करती है, ये वो सारे इलाके हैं। और यहां पर भयंकर तरीके से सीजफायर होते हैं। पिछले 30 साल का डेटा अगर आप स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा जो वहां पर सीजफायर का उल्लंघन हुआ है वो इसी इलाके में हुआ है। ये पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं पाकिस्तान से सटा इलाका है, यहां पर पूरी तरीके से ये बहुत सेंसिटिव जोन है, और इसी सेंसिटिव इलाके में पाकिस्तान हमेशा हर साल कहीं ना कहीं सीजफायर का उल्लंघन करता है। और एक बार फिर से उसने नौशेरा के पास, हीरानगर के पास, रामगढ़ के पास खबरें आ रही हैं कि वहां पर सीजफायर का उल्लंघन हुआ है बीते 2 दिनों से लगातार, और भारतीय जो अग्रिम चौकियां हैं वहां से भारतीय सेना मुंहतोड़ उनको जवाब दे रही है। ये जम्मू के सेक्टर्स हमने आपको बताए। जरा कश्मीर चलते हैं, देव मेरे जो प्रोड्यूसर है अगला मैप आपको देंगे। अब जम्मू के बाद आपको मैं कश्मीर लेकर चलता हूं। कश्मीर के वो इलाके देखिए, कश्मीर के वो इलाके यहां पर सबसे ज्यादा सीज फायर होता है। देखिए ये तंगधार का सेक्टर है, गुरेज सेक्टर है, केरन है, उरी है, जहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर की थी। कुपवाड़ा इलाका आपको दिख रहा है, ये बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। कुपवाड़ा में भी कल रात को भी कुपवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन किया है उन्होंने। और ये जो आप जो मैप देख रहे हैं, इस मैप के जरिए मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना सेंसिटिव इलाका है। इससे पहले हमने आपको जम्मू का मैप दिखाया था, अब आपको हम श्रीनगर का मैप दिखा रहे हैं। इस पूरे बॉर्डर इलाके में लगातार सीज फायर होता है। जो डॉटेड पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यही एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस तरफ भारत की चौकियां हैं, उस तरफ पाकिस्तान की अग्रिम चौकियां हैं, और यहीं पर लगातार हमला होता है, और यहीं से भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बड़ा सवाल यही है, क्या अब समय आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना चाहिए? लेकिन ताकतवर कौन है, शक्तिशाली कौन है? भारत पाकिस्तान की सेना, उनकी नेवी, उनका एयरफोर्स, इसकी तुलना अगर हम ना करें तब तक ये समझना बहुत मुश्किल है कि दुश्मन जो हमारे सामने है उसकी हैसियत, उसकी औकात, उसकी कुव्वत क्या। इसीलिए बहुत सारा डेटा आज आपके लिए लेकर आया हूं कार्यक्रम में, और वहां पर आपको हम बताएंगे कि अगर भारत पाकिस्तान जंग में मुफ्तला होते हैं, गीदड़ भपकियां देना, धमकाना, परमाणु बम से हमला कर देंगे, ये तमाम चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगले ग्राफिक्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग हुई तो किसके छक्के छूटने वाले हैं, किसको दिक्कत होने वाली है, किसको परेशानी होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता, चाहे वो हम नेवी की बात कर लें, चाहे हम आर्मी की बात कर लें, चाहे हम एयरफोर्स की बात कर लें, चाहे हम एटॉमिक वेपन्स की बात कर लें। भारत वर्सेस पाकिस्तान में कौन कितना ताकतवर है, ये ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर मैं लाने जा रहा हूं। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिए।
भारत पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें अगर वर्ल्ड मिलिट्री पावर के लिहाज से तो भारत चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। आप समझिए 12वें स्थान पर है तो कितना फर्क है। एक्टिव मिलिट्री की संख्या 14,60,000 भारत की है, पाकिस्तान की 6,54,000 है। कोई तुलना ही नहीं है दर्शकों, कोई तुलना नहीं है। इसके अलावा अगला डेटा आपको बता रहे हैं, एक्टिव मिलिट्री आपने देखी, रिजर्व पर्सनल्स की बात करें 11,50,000 भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 5,50,000, हम उनसे दुगने से ज्यादा हैं, कोई तुलना नहीं है। इसके अलावा रिजर्व पर्सनल की संख्या आपने देख ली, भारत पाकिस्तान की तुलना बता रहे हैं आपको कौन कितना ताकतवर है। पैरामिलिट्री की बात करें, भारत के पास 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है 5 लाख, हम उससे 20 लाख ज्यादा हैं। बस देखते जाइए डेटा और समझिए कि पाकिस्तान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है उसकी अगली असली हैसियत क्या है। रक्षा बजट आते हैं दोस्तों, 86 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट भारत का है, पाकिस्तान का रक्षा बजट 10 बिलियन डॉलर का है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का टोटल जो खर्चा है साल का जीडीपी है उसके बराबर भी इनका बजट नहीं है। अब आते हैं टैंक्स की संख्या पर, हमारे पास 4200 टैंक्स हैं, इनके पास 2600-2700 टैंक्स हैं, यानी वहां भी तुलना में कहीं हमारे सामने नहीं टिकते, बहुत पीछे हैं, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती हैं पाकिस्तान की। आर्म्ड व्हीकल की बात करें, 1,48,000 से ज्यादा हमारे पास आर्म्ड व्हीकल हैं, पाकिस्तान के पास कितने हैं? 49,000, मतलब उनसे दुगने से ज्यादा अभी भी हमारे पास अगर आर्म्ड व्हीकल की बात करें। अगला डेटा आपको दिखाने जा रही है, तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि पाकिस्तान की गिदड़ भपकियों के औकात आप समझिए। भारत का जो आर्टिलरी वो है वो 11,225 है आर्टिलरी हमारे पास व्हीकल्स, उनके पास 4,000 कुछ, यानी वहां पर भी हमसे वो बहुत पीछे हैं। इसके अलावा रैंकिंग हमने आपको बता दी, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अब एयरफोर्स की ताकत क्या है उसकी बात भी करनी जरूरी है, एयरफोर्स भी जरा समझ लेते हैं। जी हाँ, कुल एयरक्राफ्ट हमारे पास 2200 से ज्यादा है और पाकिस्तान के पास 1399, ये वास्तविक डेटा मैं आपको बता रहा हूं, डेटा देखते जाइए। कुल एयरक्राफ्ट की संख्या आपको बता दी। अगली लाइन में आपको बताने जा रहा हूं फाइटर जेट्स कितने हैं वो भी देख लीजिए। भारत पाकिस्तान की तुलना इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आप समझिए अगर जंग होती है तो किस तरह का हालते हाजरा होने वाला। फाइटर जेट की संख्या हमने आपको बता दी 513 है, इनके पास 328 है, यहां पर भी हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। हेलीकॉप्टर्स की बात करें, 899 हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं, पाकिस्तान की तुलना की जाए तो 373, यानी वहां भी वो हमसे बहुत पीछे हैं। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हैं दोस्तों, काम बड़े नहीं है। अगला डेटा आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा देखिए। नेवी की ताकत की भी बात कर लेते हैं, भारत वर्सेस पाकिस्तान में नेवी कहां टिकती है। कुल एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास जो है वो 2200 के आसपास है, इनके पास 1399 है। जी हाँ, समझिए एयरफोर्स की बातें हमने कर ली। अब आते हैं नेवी पे। जी हाँ, अगला जो ग्राफिक्स हमारा है, नेवी की ताकत कितनी है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। भारत के पास जो नौसेना पोत है 293 है, इसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 121, यहां भी हमसे बहुत पीछे हैं। सबमरीन्स की बात करें तो जो सबमरीन्स है वो हमारे पास 18 है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 8। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें इनके पास 0 है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पर नेवी की ताकत के सामने भी ये हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। अगला डेटा आपको दिखा रहे हैं, सबमरीन्स भारत के पास 18 है और इनके पास सिर्फ 8, यानी अगर समंदर की लड़ाई होती है तो समंदर की लड़ाई में भी पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। अनुमानित वॉरहेड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, एटॉमिक वेपन्स की बात अब कर लेते हैं जिसकी धमकियां अक्सर पाकिस्तान हमको देता रहता है। देखिए, अनुमानित वॉरहेड्स करीब 170 से 180 भारत के पास है और पाकिस्तान के पास करीब 170 है, तो यहां भी हम उनसे ज्यादा ही हैं। अगर परमाणु हमले की धमकी पाकिस्तान दे रहा तो उसको यह समझना जानना चाहिए हमारे पास भी बहुत सारी शक्तिशाली अनुमानित वॉरहेड्स की संख्या हम आपको दिखा रहे हैं, तो हम कहीं उनसे कम नहीं है। लेकिन सिर्फ बातें करने से मित्रों नहीं होता है, आप बात तो करते रहिए लेकिन आपको दिखाना भी होता है, जताना भी होता है, बताना भी होता है कि आपकी कितनी कुव्वत है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले 1 घंटे लगातार पाकिस्तान की हैसियत, औकात, कुव्वत, शक्ति और ताकत की बात करने जा रहा है। रह रहकर जो छुटपुट ये सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान करता रहता है, इसके पीछे की वजह और उनसे भी हम समझेंगे कि आखिरकार कौन ये लोग हैं जो इस तरह की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए। रता साहब मेरे साथ हैं और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट साहब भी हमारे साथ हैं। सुधाकर जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा 2 और गेस्ट पैनल पे मेरे साथ हैं, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाता हूं। जनरल साहब, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की बातें पाकिस्तान करता है, जिस तरह की स्ट्रैटेजी और मैकेनिज्म की बात पाकिस्तान करता है, जनरल साहब आपको क्या लग रहा है ये जो सीजफायर उल्लंघन हुआ है अभी हाल में, क्या ये घुसपैठ की कोशिश है, क्या ये इन्फिल्ट्रेशन को छिपाने और दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ बीएलए आपको परेशान कर रहा है, एक तरफ आप टीटीपी से परेशान है, पाकिस्तानी सेना रो रही है कि भाई हमको बुला लो घर, हम परेशान हैं, हमें क्लेम कर लो, और यहाँ पर ये सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं भारत के साथ। ये बहुत अमित, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। शुक्रिया सर। और जिस तरह आपने ओपनिंग नैरेटिव एक्सप्लेन किए हैं, इसमें तो
ना कि बराबर शक होना चाहिए हमारे व्यूअर्स के दिमाग में। बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने थैंक यू समझाया। सर, थैंक यू सर। जहाँ तक आपकी सवाल है, अगर इतिहास की पन्ने अगर पलटते हैं तो आप देखेंगे 1947 से लेके अभी तक जितने लड़ाई, मुठभेड़, स्कर्मिशेस जो भी हुआ है या टेररिस्ट अटैक, ये हमेशा पाकिस्तान का अंदरूनी परिस्थिति नाजुक जब हो जाता है तब उस सर। समय कुछ ना कुछ वो करते हैं। उसको हम मानते हैं कि ये सीज फायर वायलेशन हुआ, इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में शॉर्ट रिफ्लेक्शन मेरे तरफ से, अगर इधर से कमजोर, क्योंकि हमारा इन्फिल्ट्रेशन, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मोड या आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो बांग्लादेश का फ्रंट खुला है, नेपाल का फ्रंट खुला है। तो आने सर। का तरीका जम्मू रीजन इटसेल्फ, मेरा जो पर्सनल रिसर्च एंड स्टडी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 32 टनल पिछले एक साल के अंदर डिस्कवर हुए हैं। ये टनलों का जो गहराई है, ये 30 से 60 मीटर मिट्टी के नीचे है। और कुछ ये भी खबर है कि यही एक आधा टनल इसमें से इस्तेमाल हुआ था पहलगांव जो ऑपरेशन उन्होंने किए थे, हमारा कार्नेज, हमारे जो टूरिस्ट गए थे, इनोसेंट सिविलियंस को मारे थे 22 अप्रैल 2025 को, ये एक आधा टनल इससे भी इस्तेमाल हुआ है। और हथियार और एमुनिशन और जो काउंटरफिट करेंसी, नार्कोटिक्स, ये सारी चीजें ड्रोन के जरिए से सप्लाई हो रहा है। राइट सर। लेकिन टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं? सवाल ये है कि टेररिस्ट कौन है? क्या श्रीनगर वैली में आज के दिन में लोकल टेररिस्ट मिल रहे हैं? नहीं। अगर 90s और 2000 का स्टैटिस्टिक्स आप कंपेयर करेंगे, जी। उस समय अगर एक्स होता था, एक्स नंबर होते थे, आज के दिन में x/10 या x/20 तक आ चुका है। मतलब एक जो 1/5 ऑफ द टोटल इंडक्शन जो लोकल टेररिस्ट, उससे भी ना के बराबर चल रहा है अभी। आकर कौन है फिर? फॉरेन टेररिस्ट। तो फॉरेन टेररिस्ट कहाँ से आते हैं? एक है ये लाइन ऑफ कंट्रोल, नंबर एक। दूसरा है टनल। अभी खबर आ रहा है कि आईबी सेक्टर को भी इस्तेमाल करने लगे हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। कहां तक सच है, टाइम विल टेल अस। लेकिन बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसको जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से छोटे छोटे टोली में लश्कर तैयबा ट्रेनिंग दे रहा है उल्फा कैंप में, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ। अभी राइट जो सर। जमात वाले जीते हैं इलेक्शन, तकरीबन 2-3 कैंप उन्हीं के एरिया में आता है। और रोहिंग्यास मुस्लिम जो ब्रदरहुड अलायंसेस है, 4 अलग अलग किस्म के ग्रुप हैं बांग्लादेश में, प्लस हमास का जो टोली, अप्रैल 2025 को जो रिपोर्ट आया था, अप्रैल से पहले जनवरी फरवरी में रिपोर्ट आया था, 8,000 हमास बहावलपुर में रिपोर्ट आए थे, ये वो पहलगाम के ऑपरेशन से पहले। और इनमें से छोटे छोटे टोली बिट्स एंड पीसेस में हवाई जहाज और पानी के जहाज के जरिए से ये बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। ये है अलकायदा, आईसिस। वहां पे एक इस किस्म की एक वातावरण बन रहा है जो पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर को हम कहते थे एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, ग्लोबल राइट एपिसेंटर। सर। मेरे अंदाज से वो ग्लोबल एपिसेंटर एक नया किस्म की एक शुरू होने लगा है बांग्लादेश में, बट फॉर द न्यू रेजिम। बीएनपी जो अभी आया है, वो कुछ संकेत देना शुरू कर दिया है। ये एक्चुअली प्रो स्टेबिलिटी, प्रो सिक्योरिटी, प्रो आई वुड से प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक रिवाइवल की तरह ये संकेत दे रहे हैं। आने वाले समय में इससे हम निचोड़ निकाल के कह सकते हैं कि क्या छवि और क्या रूप होने जा रहा है। बैक टू यू प्लीज। ठीक है, फेयर इनफ सर, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ अली अशरफ रता साहब भी हैं, पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। रता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, और संजीव सर भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। रता साहब, मुझे ये बताइए कि अभी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना को भी, पाकिस्तानी आवाम को भी। बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रूप्स को उन्होंने बंधक बना लिया और रोती बिलखती तस्वीरें हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी चला रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी आप परेशान हैं, आपका ऑफिशियल बयान है, आपके जो पॉलिटिकल रेजिम है उनका भी और आर्मी के लोगों का भी कहना है। फिर ये सीज फायर का उल्लंघन क्यों? अभी सब शांति चल रही थी बॉर्डर पे, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद लग रहा था चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, पाकिस्तान भी समझदारी से काम ले रहा है, ये अचानक सीज फायर क्यों हुआ है? ज़रूरत क्या थी इसकी? दो तरफ से तो आप परेशान हैं ही। देखिए, हमारी परेशानी को आप इतना ज़्यादा वो न लें, ठीक है। आप अपनी परेशानी या इंडिया की जो परेशानी है उसको ज़रा गौर करें कि पहले वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से परेशान था, जी, उसके जी, बॉर्डर्स पे, उनके बॉर्डर्स पे जो है वो मार खा रहा था। अब उन्होंने एक तीसरा जो साइड है वो भी खोली है, वो बांग्लादेश है।
बांग्लादेश के ऊपर भी जो है स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली वो इंडिया के पॉकेट से निकल के वो पाकिस्तान के पास आ गया है, जस्ट बिकॉज इंडिया जो है वो डिजर्व नहीं करता था उसको, या वो अनरेस्ट का जो है वो जरिया था बांग्लादेश के अंदर। तो वो चीज़ जो है वो आई थिंक सोचना चाहिए, जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि अभी उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं कि अब जो टेररिस्ट है वो वहाँ से आना शुरू हो गए हैं, जबकि फैक्ट्स जो हैं जो इंटरनेशनली जो है वो जो माने जाते हैं कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट को बैक करता है, उनको स्पॉन्सर करता है। आप खुद देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इनके दो एसेट्स हैं, जो टीटीपी और बीएलए, जिसको वो बकायदा ना सिर्फ पैसे देता है बल्कि उनको रता साहब, मुझे लगता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आपको हिस्ट्री नहीं पता, फिर मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूं। आपको शायद तहरीक तालिबान की हिस्ट्री नहीं पता फिर तो। बहुत अच्छे से पता अगर है आप ये कह रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसने बनाया, हथियार किसने मुहैया कराए, कौन उनको पालता पोसता था, पाकिस्तानी हुक्मरानों से मिली। आप तो पाकिस्तान में अपनी आर्मी की थोड़ी स्टडी कर लीजिए, हिस्ट्री, आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में पता चल जाएगा। और बांग्लादेश की बात, हमें इतना छुटभैया सा राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारे यूपी के बराबर भी नहीं है बांग्लादेश, तो हम डिजर्व करते हैं नहीं करते, हमारे टुकड़ों पे बांग्लादेश पल रहा है इतने सालों से, और आगे भी हम पालेंगे उसको, खिलाएंगे पिलाएंगे, बिजली देंगे, पैसे देंगे, दवाइयां भेजते रहते हैं फ्री में। हमने पाकिस्तान को भी बहुत सारी फ्री में दवाइयां भेजी थी कोविड में। संजीव सर, मुझे लगा कि रता साहब थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से बात करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन पे बात करेंगे, सीज फायर पे बात करेंगे। अब वो अपने नैरेटिव पे आ गए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए हमारा फंडेड एक पॉलिटिकल ग्रुप है, एक आतंकवादी संगठन है। देखिए अमित जी, रत्ता साहब वही कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सेना कर रही है। पाकिस्तान में जब अपने अंदर, जब अपने आप को बचाव की जो कोई स्थिति सूरत नहीं नजर आती है, तो उनको भारत से दिखाई देता है कि भारत के ऊपर कुछ ऐसी बातें कर दो, कुछ ऐसी घटनाएं करा दो ताकि सारा जो अटेंशन है वो भारत की तरफ चला जाए और पाकिस्तान अपनी आलोचनाओं से अपने आप को बचा ले जाए। और जाहिर है कि ये जो हमारे पाकिस्तान के रत्ता साहब बैठे हैं वो भी वही कार्य कर रहे हैं। और ये जो सीज फायर का जो एक वायलेशन जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा कुपवाड़ा में किया गया, नौगाम सेक्टर में, वो जाहिर है कि उसी प्रक्रिया का हिस्सा दिखता है। क्योंकि अभी हाल के समय में आप देखिए तो बजौर में जो इस तरीके का एक बड़ा आतंकी हमला बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसमें जाहिर है कि बड़ी साजिश के तहत किया गया है। और ऐसा लगता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान भी अब पाकिस्तान में एक्टिव हो गया है। पहले से टीटीपी और बीएलएफ और बीएलए ये सारे बड़े हमले पाकिस्तान की सेना पर कर ही रहे थे। और पाकिस्तान की सेना की क्या स्थिति है उसको आपने बताया ही अमित जी, कि किस तरीके से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, हमें बचा लो, कैप्टिविटी में है, कैप्चर किए हुए सैनिक हैं और हर तरीके की बदहाली का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की सेना इतनी ज्यादा भारी दबाव में जो वर्तमान समय में है जी। और जब कभी भी ऐसा इतिहास रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों का कि जब कभी भी उनके अंदर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि अपने आंतरिक हालातों को ठीक तरीके से नहीं संभाल पाते हैं और भारी आलोचनाओं का शिकार होना शुरू होते हैं पाकिस्तान के अंदर ही, तो फिर वो भारत के फ्रंट पर कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ताकि जो सारा अटेंशन वो भारत की तरफ डाइवर्ट करें और अपनी स्किल्स को बचा ले जाएं, अपनी आलोचनाओं पे पर्दा डाल दें। तो ये पाकिस्तान की ओल्ड टैक्टिक्स है, हमें पता है ये बातें, और इसी वजह से भारत की। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो भारत है, आज का भारत है, बदला हुआ भारत है, नया भारत है। इस तरीके की अगर डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करेगी तो उसको कहीं ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्किल्स तो अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही उनकी जो है हिट कर रहे हैं। भारत भी जाहिर है कि 3 बार हमने इस तरीके के ऑपरेशंस किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। यदि भारत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश की जाती है, इवन इफ कि आप डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये साजिश करें, तो जाहिर है कि उसका जवाब जो बहुत शक्तिशाली तरीके से भारत देना जानता है, आपको हमने बता दिया है। तो ऐसे में ये जो स्थिति है वो पाकिस्तान की सेना के लिए बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। और बेहतर ये होगा कि वो अपने आंतरिक स्थितियों को रिड्रेस करें, उसको डील करें। और वहां पर जो पश्तून आबादी है, चाहे वो बलूच आबादी है या सिंधी है या जो हमारे कश्मीरी हैं जो इलीगली ऑक्युपाइड है, उनके ऊपर एक उनसे बेहतर तारतम्य स्थापित करने की कोशिश करें, आंतरिक स्थितियों को संभालें, आर्थिक स्थितियों को संभालें। और भारत के फ्रंट पर अगर कुछ वो ज्यादा हिमाकत करेंगे तो जाहिर है कि अगली बार जो कार्रवाई होगी वो कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये न्यू नॉर्मल की सिचुएशन है।
और अगला जो कार्रवाई होगी वो सिर्फ आतंक के ठिकानों पर नहीं बल्कि उनके पन्नागारों पर भी कार्रवाई सीधी होगी यदि कोई आतंक की साजिश रची जाती है। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है अमित जी कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये सीज फायर का जो वायलेशन है वो किया गया है ताकि सबकी जो नजर है पाकिस्तान के अवाम की वो सीधा सीधा एलओसी पे चली जाए और भारत का भय दिखा करके, भारत का हवा दिखा करके पाकिस्तान की सेना जाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम को डार्क में रखती है, उनके साथ छल किया है, धोखा किया है और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखने के लिए वो भारत का भय हमेशा दिखाते रहते हैं और इसी प्रक्रिया में उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की है। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। ठीक है, इससे पहले कि मैं रता साहब के पास दोबारा जाऊं, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने इतना कंपैरेटिव एक ग्राफिक्स बताया और मुझे उम्मीद थी कि अली अशरफ साहब थोड़ा सा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बात करेंगे, लेकिन अब सरकार जो एजेंडा चला रही है, मुनीर जो एजेंडा चला रहे हैं वही एजेंडा, अब अशरफ साहब भी वही एजेंडा रख रहे हैं। मुझे लगा कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा जेन्युइन बातचीत होगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है, BLA कौन है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साथ क्या दिक्कतें चल रही हैं, तालिबान किस तरह से पाकिस्तान के साथ नाराज़ है, ये दुनिया भर की बातें सबको पता है। उसके बावजूद हमने कंपैरिजन भी कर लिया दोनों सेनाओं की, हमारा अध्याय चौथा भी नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी जेन्युइन बात करने को कोई तैयार नहीं होता है। वहां पर इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रम्प कहते हैं कि प्लीज राइज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो वो खड़े हो जाते हैं और दाएं बाएं देखने लगते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं, और बयान भी आता है कि नहीं, हम अमेरिका से दबे नहीं हैं, अमेरिका के हिसाब से हम नहीं चल सकते, अमेरिका हमें ड्राइव नहीं कर सकता।